हेलो एवरीवन, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसका आज हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे। और ये पेपर है हमारा दिसंबर 2019 का। तो इसी तरह से हम सभी PYQ सोल्व करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम है। ए सोपान, साकेत, पल्लव, आंसू। बी साकेत, सोपान, पल्लव और आंसू। सी ऑप्शन है आंसू, पल्लव, सोपान, साकेत। और डी है पल्लव, सोपान, आंसू और साकेत। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी आंसू, पल्लव, सोपान और साकेत। तो ये भी हमें पता होना चाहिए ये किसकी रचनाएं हैं और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आंसू प्रसाद की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1925। इसके बाद आती है पल्लव। पल्लव किसकी रचना है? तो पल्लव है सुमित्रा नंदन पंत की और इसका प्रकाशन वर्ष है 1928। जो पल्लव की भूमिका है उसको छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। आप ये पॉइंट भी याद रखें। और आंसू के बारे में ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि आंसू एक विरह समर्ति काव्य है और इसको हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। तो इन रचनाओं के जो मेन फैक्ट हैं आप वो भी याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है सोपान। सोपान है सोपान का भी हमें पता होना चाहिए ये किसकी रचना है। तो ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। इसके बाद आती है साकेत। तो साकेत है मैथिली शरण गुप्त जी की और इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। तो आप ये प्रकाशन वर्ष भी साथ साथ लिखते जाएं। ये इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं तो आप इनका प्रकाशन वर्ष और इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप उनको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? ए वररुचि, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी राक्षस। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी चाणक्य का। इसमें पूछा गया है और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो आपको ये पता भी चल जाएगा कि ऐसा कौन कह सकता है। तो भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो एक ये गुरु ही कह सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेहि पंखी के निहर होई, कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी, त्रिवर होही निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, लंबे लंबे ऑप्शन दिए हुए होते हैं और इसी में से हमें आंसर देना होता है। तो ए है इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है। बी कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं है। ताप की मात्रा नापने में परवर्त है। सी इसमें विरहताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। या डी इसमें संतरास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो इसमें जो हमारा तीसरे का राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, इसमें विरहताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशुद्ध व्यंजना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आचार्य ने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त
कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। ए अभिनव गुप्त, बी विश्वनाथ, सी राजशेखर या डी मम्मट। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी मम्मट। मम्मट ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य हेतु माना है। तो किसका कथन है ये? आचार्य मम्मट जी का। ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलरिज के अनुसार पहला है कथन कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। दूसरा है कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। तीसरा है कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। चौथा है कल्पना में वैज्ञानिक सुसंखलता नहीं होती। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन हमें करना है। एक और 2, बी 2 और 4, सी 2 और 3 और डी 3 और 4। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी 2 और 4, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय है। पहला है सूर्यास्त हो गया था, दूसरा है आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, तीसरा है चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, या चौथा है पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो नीचे ऑप्शन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का हमें चयन करना है। एक और 2, बी 2 और 4, सी 2 और 3 और डी 1 और 3। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी 2 और 4। तो इसमें है 2, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, और चौथा है पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की जिस शक्ति को उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना और डी शुद्ध लक्षणा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए अभिधा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? ए चीफ की दावत, बी वापसी, सी दोपहर का भोजन और डी बूढ़ी का की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी वापसी। वापसी कहानी में यह दिखाया गया कि नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। ए महाभोज, बी अंधेरे बंद कमरे, सी आपका बंटी या डी शेखर एक जीवनी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी आपका बंटी में तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित यह उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ए परीक्षागृह गोदान शेखर एक जीवनी तमस, बी गोदान शेखर एक जीवनी परीक्षागृह और तमस, सी परीक्षागृह तमस गोदान शेखर एक जीवनी, डी शेखर एक जीवनी तमस गोदान और परीक्षागृह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए पहले परीक्षागृह, फिर गोदान शेखर एक जीवनी और लास्ट में आएगा तमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। पहला है यत्न, दूसरा है विमर्श, तीसरा है बिंदु और चौथा है बीज। निम्नलिखित में से सही विकल्प हमें चुनना है। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4 और डी पहला और तीसरा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। पहला है समाज सुधार, दूसरा है गीति काव्य की प्रचुरता, तीसरा है स्वच्छंदता और चौथा है इतिवृत्तात्मकता। नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, पहला और चौथा समाज सुधार और चौथा है इतिवृत्तात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? पहला है वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, दूसरा है नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही नहीं निकला है, तीसरा है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता और चौथा है सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा 13वें का वो होगा हमारा ए, पहला और तीसरा। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, तीसरा है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ए, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, बी, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, सी, वे किशोर भावुकता के लेखक हैं, या डी, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या सही नहीं है, तो वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है? ए, प्रवास की डायरी, दूसरा एक साहित्यिक की डायरी, तीसरा दिल्ली मेरा प्रदेश और चौथा है रण जल धन जल। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, पहला और तीसरा। पहला है प्रवास की डायरी और तीसरा है दिल्ली मेरा प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हमारे होंगे स्थापना और तर्क के। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं, स्थापना काव्य का सवर्ष अलंकार है, तर्क इसका दिया गया है क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता का मीनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ए गलत और आर गलत, दोनों ही ये हमारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, तर्क इसका दिया गया है क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। विकल्प देखते हैं, ए सही और आर गलत है, बी, ए सही और आर सही, सी, ए गलत और आर गलत, डी, ए गलत और आर सही। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी, ए सही और आर सही, यानी ये दोनों ही हमारे स्थापना भी इसकी सही है और तर्क भी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, तर्क इसका दिया गया है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा ए सही और आर सही, यानी इसकी स्थापना भी सही है और इसका तर्क भी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशय, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देते हैं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, ए सही और आर सही। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है, यानी आधुनिकता कभी भी खत्म नहीं होती, यह चलती रहती है और प्रत्येक परिवर्तन नए संशय, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए गलत और आर सही है, यानी ये हमारा रॉन्ग है और इसका जो तर्क है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में रंग भेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ए पहला गिरमिटिया, बी जुगलबंदी, सी परिशिष्ट और डी है तीसरी सत्ता। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए पहला गिरमिटिया। तो इसमें ये अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण दिखाया गया है और इसका प्रकाशन वर्ष है 99 और इसके बाद है जुगलबंदी का है 73 और परिशिष्ट है 84। यह दलितों पर लिखा गया उपन्यास है। उसके बाद है तीसरी सत्ता, इसका है 82। तो आप ये सब गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं। आप इनके सभी उपन्यासों को अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। पहला है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। दूसरा है, माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। तीसरा है, पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। चौथा है, कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। नीचे विकल्प दिए गए हैं, इनमें हमें अपना सही उत्तर देखना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए पहला और तीसरा। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। कलयुग प्रसंग में उत्तरकांड के अंदर जो कलयुग प्रसंग आता है उसमें तुलसीदास ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे और पत्नी के मर जाने पर घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? ए मैथ्यू आर्नल्ड, बी क्रोचे, सी लॉन्जाइनस और डी इलियट। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी क्रोचे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए हानुश, माधवी, रंग दे बसंती, चोला और आलमगीर। तो इसका प्रकाशन वर्ष है हानुश का 77 और रंग दे बसंती का है हमारा, पहले है माधवी का है 85 और रंग दे बसंती का है 98 और आलमगीर का है 99। तो ये आप प्रकाशन वर्ष याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। पहला धरती धन है अपना, दूसरा ठीकरे की मंगनी, तीसरा है कठगुलाब और चौथा यथा प्रस्तावित। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी पहला और चौथा, धरती धन है अपना और चौथा है यथा प्रस्तावित। ये दोनों ही उपन्यास दलित जीवन पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश शब्द किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी फारसी, सी अरबी और डी तुर्की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? पहला है रियासत का दीवान, दूसरा है पंच परमेश्वर, तीसरा शतरंज के खिलाड़ी और चौथा है बड़े भाई साहब। तो इसमें जो हमारा 27 का राइट ऑप्शन होगा हमारा सी पहला और तीसरा।
पहला और तीसरा। तो देखते हैं, पहला है रियासत का दीवान और तीसरा शतरंज के खिलाड़ी। इन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, अस्तित्ववाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का उनसे संबंध पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। तो इस साइड उपन्यास के नाम और इस साइड पात्र दिए गए हैं। तो तमस, राग दरबारी, महाभोज और जूठा सच इस साइड पात्र दिए गए हैं। सुकुल बाबू, शेखर, रिचर्ड, रंगनाथ और तारा। तो फ्रेंड्स, जो ये मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इजी होते हैं, क्योंकि अगर हमें एक का भी पता है तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो सकता है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। ए का है तीसरा तमस रिस्ड और बी का है चौथा राग दरबारी, रंगनाथ और महाभोज, स्कूल बाबू और झूठा सच तारा। तो आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित नहीं है? ए, रसात्मक बोध के विविध रूप, बी, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, सी, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, डी, काव्य में लोकमंगल की साधना। तो इसमें जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध नहीं है इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। ये अज्ञे जी का लिखा गया निबंध है और ये तीनों ही रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत प्रोस में कवि क्या कहना चाहता है? ए, कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। बी है, दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। सी, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। या डी, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो 31 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? पहला है, साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। दूसरा है, वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। तीसरा है, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति का जन्म नहीं दिया जा सकता। और चौथा है, अतीत के बिना भी वर्तमान समझा जा सकता है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, नीचे विकल्प दिए गए हैं तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। बी है, दूसरा, कवि मुक्तिबोध के लिए असमिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। तीसरा है, मुक्ति के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आतातई है। चौथा है, मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, पहला और चौथा। तो पहला और चौथा ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो हमारा
34वें का राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी कुकरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पारद्वार और चांद का मुंह टेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने, या डी बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका हमारा 35 का राइट ऑप्शन होगा बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? पहला है, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। दूसरा है, लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा है, सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। और चौथा है, सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी पहला और तीसरा। पहला और तीसरा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत भारती की रचना मुद्देसर मुद्दों जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। दूसरा है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही। तीसरा है, गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। या चौथा, इसमें आदंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो हमारा 37 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए पहला और तीसरा। तो आप ये याद रखें, भारत भारती के संबंध में ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है? ए अग्निलिक और उन्मुक्त, तीसरा है नेपथ्य राग और चौथा है त्रिशंकु। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी पहला और दूसरा, ये दोनों गीति नाट्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी? ए अनुच्छेद 343 में, बी अनुच्छेद 344 में, सी अनुच्छेद 346 में, या डी अनुच्छेद 348 में। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी अनुच्छेद 348 में। ये कहा गया है कि संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवरसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी वामा शिक्षक, सी भाग्यवती और डी निसहाय हिंदू। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए देवरानी जेठानी की कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम तू मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विषयों में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्य व्यक्ति किस काव्य ग्रंथ में की है? ए पंचवटी, बी साकेत, सी नहुष और डी विष्णुप्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी साकेत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक, द सेक्रेट वुड। ये जो कालक्रम है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? पहला है, ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। दूसरा है, श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। तीसरा है, ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है। और चौथा है, श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें हमें अपना उत्तर देखना है कौन सा सही है। तो 44 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा ये मुक्तिबोध जी के कथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध काव्य के किसी दूसरे संबंध के साथ प्रकाशित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है या उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी, कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, दंडी, आनंदवर्धक, वर्धन, कुंतक और रुय्यक। ये आचार्यों का सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा द्वारा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा 47 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, सन 1977। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कहता हाँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है। ये पंक्ति कई बार आई हुई है और ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। ये कबीर जी की है और कबीर जी इसमें क्या कहना चाहते हैं ये पूछा गया है। ए, प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही हैं। बी, प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। सी, प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है। या डी, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो 48 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, स्वा अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो ये आप याद रखें, ये कबीर जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? ए, बाणभट्ट की आत्मकथा, बी, पुनर्नवा, सी, टेढ़े मेढ़े रास्ते, या डी, वैशाली की नगरवधू। तो 49 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, टेढ़े मेढ़े रास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए, हादसे, बी, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, सी, शिकंजे का दर्द, और डी, जूठन। इस साइड इनके लेखक दिए गए हैं सुशीला टोकबोरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा अग्निहोत्री, राजेंद्र यादव, और 5वां है रमणिका गुप्ता। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी। तो हादसे इसकी लेखिका है रमणिका गुप्ता। उसके बाद है बी का है चौथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव। और सी का है पहला शिकंजे का दर्द, सुशीला टोकबोरे, और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो फ्रेंड्स, जो ये मिलान के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ईजी होते हैं। अगर हमें एक का भी आंसर पता है तो ये जो इसके नंबर हैं हमारे पक्के हो जाते हैं। तो आप इन्हें ध्यान से सोल्व करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 2019 दिसंबर के 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें और PYQs ज़रूर सोल्व करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। क्योंकि हिंदी साहित्य हो या कोई भी सेकंड सब्जेक्ट है, उनका जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है। तो हमें सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं। तो इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इनसे क्वेश्चन हमारे रिपीट भी होते हैं, तो उनसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा, जिसमें हम 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।